नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है जो 19 दिसंबर तक चलेगा। आज पहले ही दिन सरकार ने 3 अहम बिल लोकसभा में पेश किए। सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल और मणिपुर जीएसटी अमेंडमेंट बिल। तीनों बिल भले ही अलग दिख रहे हों, लेकिन इनका असर एक ही दिशा में जाता है, भारत की रेवेन्यू आर्किटेक्चर, पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजी और फेडरल फिस्कल बैलेंस पर। एक्साइज और सेस के जरिए सिन गुड्स पर नई टैक्स व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है। हेल्थ सेस को हेल्थ आउटकम से जोड़ने की बात हो रही है और मणिपुर जीएसटी अमेंडमेंट जैसे राज्य विशेष कदम ये दिखाते हैं कि जीएसटी प्रणाली लगातार फाइन ट्यूनिंग से गुजर रही है। इन सबके बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये बदलाव हमारे टैक्स सिस्टम को ज्यादा प्रिडिक्टेबल और इफेक्टिव बनाएंगे या थोड़ी हम चुनौतियां भी देख सकते हैं, जैसे मुद्दे कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं या कंप्लायंस प्रेशर बढ़ सकता है। तो तमाम जो पहलू हैं इन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही साफ, सटीक और पॉलिसी लेवल पर इन्हें हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। दो बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। संजय सरन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, फॉर्मर कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एंड सीजीएसटी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। डॉक्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जो बड़ी कहानी है उसको थोड़ा डिटेल में, आसान शब्दों में हम समझने की कोशिश करेंगे। संजय जी, पहले मैं आप ही से शुरुआत करूंगी। विंटर सेशन पहले ही दिन 3 बड़े बिल हैं जो टेबल हुए। ये माना जा रहा है कि भारत के पूरे रेवेन्यू आर्किटेक्चर को फिर से शेप करेंगे। तो एक तरह से क्या हम कहें कि ये जो पूरा पैकेज है सरकार के लंबे समय से जो फिस्कल रोड मैप है उसका ही हिस्सा नजर आ रहे हैं? अगर आप इस जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस को देखिएगा तो कई आइटम्स पे जो कॉम्पनसेशन सेस लगता था, जो लग्जरी एंड सिन गुड्स थे, उसको 22 सितंबर से हटा लिया गया। लेकिन कुछ आइटम जैसे आपके पान मसाला, गुटखा या टोबैको प्रोडक्ट्स पर, उस पर वो कंटिन्यू किया। कॉम्पनसेशन सेस इसलिए कंटिन्यू किया क्योंकि राज्यों को जो बैक टू बैक लोन्स थे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सरकार को काम करना था उसमें अभी थोड़ी और विलम्ब था। लेकिन ये ऐसा माना जाता है कि दिसंबर महीने तक ये शायद पूरा हो जाएगा। तो अब ये सिचुएशन ये है कि दिसंबर में जब पूरा हो जाएगा तो वो जो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस है उसको हटा दिया जाएगा और उसके एवज में यूँ प्रतीत होता है कि सरकार इसको ले आई है और ताकि सेस इस पर लगाया जा सके। और सेस का प्रावधान इसलिए है क्योंकि सरकार चाहती है कि उसे सिक्योरिटी और हेल्थ दोनों को कवर किया जाए। सिक्योरिटी इन द सेंस कि आदमी की जो जीवन है वो अगर सुरक्षित रहेगा तो उस हिसाब से वो सेफ रहेगा। तो एक तरीके से उसको हटा करके और लोग उसको डिस्करेज भी करना है कि लोग पान मसाला, गुटखा या इस तरह की चीज़ें का सेवन कम करें। तो जो नॉर्मल तरीका है उसका यही है कि उस पर कुछ ऐसे रेट्स कर दो जिसको कहते हैं प्रोहिबिटिव रेट्स। तो इस कारण से चूँकि एक तरफ से सेस जाने वाला है जीएसटी का कॉम्पनसेशन सेस, तो दूसरे सेस को लाना था ताकि उसकी इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट सेम रहे, न्यूट्रलाइज हो जाए और उसका ऐसा एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े कि आपने सेस को हटा दिया तो चीज़ें और बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई या उसका लोग सेवन ज़्यादा करना शुरू कर दिया। तो इसका मुख्य धारा हमको यही लगता है कि इसीलिए सरकार इसको ले। तो संजय जी, क्या इसे ऐसे समझे कि सरकार जीएसटी कंपनसेशन सेस खत्म होने के बाद एक क्या नया एक्साइज बेस्ड मॉडल ला रही है? आपके अनुभव में असली मकसद क्या है? रेवेन्यू कॉन्टिन्यूटी है, कंप्लायंस कंट्रोल है या सिन गुड्स को फिर से सेंट्रल रेगुलेशन के दायरे में लाना है? मुख्य मकसद क्या लग रहा है? सारे ही मकसद है जो आपने जितना नाम लिया है इसके सारे है। कंप्लायंस भी है, कंट्रोल भी है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी है, सारा चीज़ है। बहुत सब साल पहले जब ये जीएसटी आने के पहले सेंट्रल एक्साइज में एक स्कीम हुआ करता था जिसको हम बोलते थे कंपाउंडिंग स्कीम। कंपाउंडिंग स्कीम में पर मशीन के बेसिस पे एक सेंट्रल एक्साइज टैक्स का कलेक्शन किया जाता था जिसमें कि पान मसाला भी था। अब इन्होंने ये किया, उसको जब जीएसटी आ गया तो वो सिस्टम हट गया कि कोई जीएसटी को इन्होंने सिर्फ सप्लाई से लिंक कर दिया, सप्लाई से, तो वो चीज़ हट गया। लेकिन वापस चूँकि इस पर सेस हट रहा है, मतलब जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस हट रहा है, तो एक दूसरे तरीके से उस पर किसी तरीके से लाना था। तो मुझे ये लगता है कि सरकार की ये विचारधारा है कि उस चीज़ को हम एक तरीके से सेस को लगाते रहें ताकि कम से कम चीज़ें सस्ती ना हो, रेवेन्यू भी हमारा इफेक्टेड ना हो। और सरकार की जो मंशा जो हमें दिखाई पड़ती है कि सरकार ये चाहती है कि उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को और दूसरी चीज़ों को ऐसे बनाएं, डिजिटल वे से भी इसको कंट्रोल करें ताकि ये चीज़ उस तरीके से करीब चलती रहे।
ठीक है। और ये सवाल मेरा दोनों से ही होगा और मैं चाहूँगी डॉक्टर अग्रवाल पहले आप इसका जवाब दें। जब हमने इस बिल को देखा, इसमें हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस में हेल्थ के साथ नेशनल सिक्योरिटी शब्द को शामिल किया गया है। क्या इतना जो हम एक तरह से ब्रॉड ईयर मार्किंग की बात कर रहे हैं, उसकी क्लैरिटी को डाइल्यूट करेगा या फिर जो फंड्स की ट्रांसपेरेंसी है और अकाउंटेबिलिटी है उसे सुनिश्चित करने की दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाएगा? इस ब्रॉड टर्म को आप कैसे समझाएंगे? नितिन जी, अगर हम इसको देखते हैं, जो ये अभी बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, दो महत्वपूर्ण चीजें इसमें पहले हमें देखना होगा। पहला यह कि जो कंपनसेटरी कॉन्सेप्ट था, इसमें जो टैग लगा हुआ था कंपनसेशन टू स्टेट्स, जो उनका रेवेन्यू लॉस हो रहा था, वो उधर शिफ्ट करने की बजाय, चूंकि उनका टाइम जैसे कि ये बताया गया कि वो दिसंबर में हमारा पूरा हो रहा है वो टारगेट, अब वो रेवेन्यू किधर आना चाहिए? वो रेवेन्यू अब सेंटर का था तो सेंटर के पास आना चाहिए, क्योंकि सेंटर का हक था। और जो स्टेट्स को लॉस हो रहा था जीएसटी लगाने से, उसको कंपनसेट करने के लिए किया गया था। तो पहली चीज तो ये कि वो अब सेंटर का रेवेन्यू है, सेंटर के पास रहेगा। अब प्रश्न यहीं से जो है उठता है, अब उस सेंटर उस रेवेन्यू का क्या करेगा? जो बढ़ा हुआ रेवेन्यू है, या यूं कह लीजिए जो अभी स्टेट्स पे चला जा रहा था, अब स्टेट्स को नहीं जाएगा। तो पहली चीज तो ये कि हमें इस बिल के माध्यम से वो रेवेन्यू इस प्रकार से होना चाहिए, या टैक्स रेवेन्यू है, कि वो सेंटर के पास ही रहे। पहला उद्देश्य ये हुआ। दूसरा उद्देश्य, जैसे आपने कहा कि बिल का जो टाइटल बनता है कि हेल्थ से नेशनल सिक्योरिटी तक, अब प्रश्न उठा, दो महत्वपूर्ण हमारे इस समय घटक हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और हेल्थ को लेकर के सरकार बहुत कॉन्शियस है। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो हेल्थ को दो तरीके से यहां पर हैंडल करने का एक साथ बात किया गया है। पहला तो ये कि इसका रेगुलेटरी मैकेनिज्म को और स्ट्रांग किया गया है। जो लूप होल था, अभी तक आउटपुट बेस्ड था, अब आउटपुट बेस्ड ना होकर के ये कैपेसिटी बेस्ड हो गया है। यानी कि किसी फर्म की, किसी मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, प्रोडक्शन उतना करता है या नहीं करता ये वो जाने, लेकिन उस प्रोडक्शन कैपेसिटी का दिमाग में रख करके उनके ऊपर सेस निर्धारित किया जाएगा। अब ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है और स्ट्रांग हो गया। अब यहां से वो धन केंद्र सरकार का हो गया और केंद्र सरकार के पास ही रहेगा। अब अगला प्रश्न उठता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। सेस का उपयोग हमेशा एक निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जा सकता है। और दूसरी एक बात यहां पर ये समझिए कि जो अभी तक इन आइटम्स पर, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स पर जो टैक्स था, कर लगा हुआ था जीएसटी के फॉर्म में या टैक्स के फॉर्म, उसके सेस के फॉर्म में, उसको डाइल्यूट नहीं करना था। जितना बर्डन अभी था, चाहे कंपनीज पर हो या कंज्यूमर्स पर, वो उतना ही रहना चाहिए मिनिमम। अब इस टैक्स को हम कहां ले जाएं जो रेवेन्यू आएगा? तो सरकार के पास दो चैलेंज इस समय बड़े हैं, या यूं कह लीजिए चैलेंज ना सही, दो बड़े लक्ष्य सरकार के सामने हैं। जैसे उसने यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम डेवलप करने की कोशिश किया, तो उसी को और प्रगाढ़ करने के लिए, उसको और विस्तारित करने के लिए हेल्थ पर, यानी कि उधर कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम न करने पाए और उससे जो आमदनी हो हम हेल्थ पर लगाएं। और नेशनल सिक्योरिटी इस समय बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो ग्लोबल परिस्थितियां बन रही हैं उनको देखते हुए वहां पर भी धन का वितरण किया जाना, कितना किया जाना है, कैसे किया जाना है, ये अभी चर्चा का विषय है। ये जब डिस्कशन में आएगा या उसके बाद नियम बनेगा, उस समय ये क्लियर किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा निर्धारित उद्देश्य केंद्र सरकार ने निर्धारित किया। अपने मंसूबे को, एक अच्छे मंसूबे को पार्लियामेंट सेशन शुरू होते ही पहले दिन ही उसको जनता के सामने उजागर करने का काम किया है। ठीक है। संजय जी, जैसे बात भी हो रही है सिगरेट और पान मसाला की, जब हम बात कर रहे हैं सिगरेट और पान मसाला पर जो हाई रेट्स का दावा किया जा रहा है कि कंजम्पशन इससे गिरेगी, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है? जो हाई टैक्सेशन है उसका इमीडिएट प्रभाव कंजम्पशन पर ज़्यादा पड़ता है या इलीगल ट्रेड पर पड़ता है? ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है इन मायनों में? हाई टैक्सेशन का इफेक्ट कंजम्पशन पर पड़ता है, बट कंजम्पशन के अलावे इसका इफेक्ट इवेजन पर भी पड़ता है, इनडायरेक्ट इवेजन पर, उस पर भी पड़ता है। क्योंकि जब रेट्स ज़्यादा होते हैं तो कॉम्प्लायंस में लोग थोड़ा दूर भी भागते हैं, वो चाहते हैं किस तरीके से बिना टैक्स दिए चीज़ों को निकालें, उस पर भी पड़ता है। तो गवर्नमेंट की मंशा जो हो रहती है या देश की मंशा यही है कि
रेट्स अगर आप रखेंगे, जिसको मैंने पहले भी बोला कि पॉजिटिव रेट्स रखेंगे, तो उससे लोग थोड़ा कम कंज्यूम करेंगे, ऐसा मानते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से काम करेंगे। और जैसा कि आप अग्रवाल जी ने बताया, जैसा कि ये सेस का जो उद्देश्य है, उसका इथॉस जो है सेस का एक पर्टिकुलर काम के लिए होता है। तो इससे जो कुछ भी हमें सेस प्राप्त होगा, जो कि अब सेस ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा, तो उसको वो लोग हेल्थ में लगाएंगे। जैसे बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे टोबैको से कैंसर कॉज होता है या और दूसरी बीमारी लंग की प्रॉब्लम्स कॉज होती है, तो उसको हेल्थ में लगाएंगे। और कुछ इसको लोग मोडालिटी डिसाइड करके सिक्योरिटी में भी कुछ इसको लगाएंगे। सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ आपको आर्मामेंट्स में इन्वेस्टमेंट है, ख़रीदना है, तो ये इस तरह का कार्य सरकार करेगी, क्योंकि वही उसका उद्देश्य है। ठीक है। डॉक्टर अग्रवाल, पान मसाला पर जीएसटी के ऊपर एक नया सेस लगाया जाएगा, यानी दोहरे टैक्सेशन की जो है वो गुंजाइश है। सबसे आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा असर किस आर्थिक वर्ग पर पड़ेगा? एक तरह से क्या रियल कंसर्न है इसमें? देखिए, रियल कंसर्न ये है कि पब्लिक का कंजम्पशन कम हो, इसको कम कंज्यूम करे। और मेरा अपना जो मानना है, जो शोध वगैरह हो रहे हैं, तो थोड़ा जागरूकता भी आई है, क्योंकि सरकार ने डबल काम किया है यहाँ पर। एक तो टैक्स रेट्स को बढ़ाया है, दूसरा जागरूकता अभियान इसमें जारी किया है। तो उस जागरूकता को यदि हम देखते हैं तो भारत में जागरूकता बढ़ी है और उस जागरूकता के सकारात्मक नतीजे भी आए। दूसरा, अगर हम देखते हैं तो ये जो टैक्स लगाने की प्रक्रिया है, चूंकि ये इनइलास्टिक नेचर का होता है, तो लोग इस पर विरोध भी करते हैं, घर में विरोध होता है और लोगों की आमदनी पर फर्क पड़ता है। ठीक है, जैसा संजय जी कह रहे हैं कि इवेजन होता है, लोग टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए इसमें रेगुलेटरी मैकेनिज्म को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया गया है। इम्प्रिजनमेंट तक की बात है, जबकि सामान्य जीएसटी में इम्प्रिजनमेंट नहीं है। तो यहां पर इम्प्रिजनमेंट की बात आ रही है, यानी कि कैद की बात आ रही है, या उस रेगुलेटरी मैकेनिज्म का वायलेशन होता है। तो मुझे लगता है कि सरकार इसको लेकर विशेष रणनीति अपना रही। एक चीज और इसमें जो शामिल है वो कि इसके माध्यम से जो रेवेन्यू कलेक्शन है, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ईयर टू ईयर वैरी करता है। अगर सभी चीजों को हम शामिल कर लें, टैक्स रेट को शामिल कर लें, और दूसरा इसके ऊपर जो अभी तक कंपेंसेटरी सेस लग रहा था, उन सबको कर लें, तो एवरेज कई वर्षों में जो निकल के आ रहा है वो लगभग 60,000 करोड़ रुपए तक का आ रहा है। तो एक बड़ा अमाउंट होता है इसके माध्यम से। तो केंद्र सरकार की निगाह उस तरफ भी है कि हम इस धन का उपयोग प्रोडक्टिव काम के लिए कर सकते हैं। देखिए, बैन करना संभव नहीं है, कुछ कल्चरल कारणों से, कुछ व्यावहारिक कारणों से बैन कर पाना तो संभव नहीं है। टोबैको हमारे यहाँ आदिकाल से रहा है कंजम्पशन में, या यूं कह लीजिए मानव सभ्यता के साथ रहा है, तो उसको पूरी तरह से बैन नहीं किया जा सकता है। तो उसका अल्टरनेट यही है कि लोग कंज्यूम कम करें, क्योंकि सरकार इसको राजस्व का माध्यम नहीं बनाना चाहती। लेकिन मजबूरी में यदि राजस्व आ भी रहा है, तो उस राजस्व का उपयोग एक अच्छे कार्य के लिए किया जाए, तो जनता में भी एक प्रेरणा जाएगी, खासतौर पर उनके सहयोगियों के साथ में जो कंज्यूम कर रहे हैं, और देशवासियों की निगाह में कि सरकार इसका उद्देश्य अपने डेली मर्रा की चीजों को पूर्ति करने के लिए नहीं है, बल्कि राष्ट्रहित में और जनहित में इसको खर्च करना चाहती है। इसलिए उनके द्वारा लगाया जाने वाला सेस और टैक्स दोनों जायज हैं, स्वीकार्य हैं। ठीक है। तो एक तरह से संजय जी, कई एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि जो सेस रेवेन्यू है उसको डायरेक्ट हेल्थ इंटरवेंशन में लगाना ज़रूरी है। ऐसे में एक तरह से इसको समझा जाए कि प्रैक्टिकल रोड मैप क्या होना चाहिए? एलोकेशन, गवर्नेंस, स्ट्रक्चर और मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स, ये सब कैसे तय होने चाहिए? देखिए, मेरा अपना जो व्यक्तिगत फीलिंग जो है कि इसमें मल्टीपल प्रोंग्ड अप्रोच होना चाहिए, मल्टीपल अप्रोच होना चाहिए। क्योंकि जो सेस आ रहा है उससे आप एजुकेशन भी लोगों को दीजिए, आप उसको टीवी के माध्यम से या दूसरे माध्यम से या स्कूल कॉलेज के माध्यम से उसको भी दीजिए कि उसका क्या इफ़ेक्ट है, उस पैसे को उसमें यूज़ करिए। दूसरा, मैं एक बड़ा स्ट्रांगली एक बात मैं फील करता हूँ कि बहुत सारे जैसे पान मसाला के ही या गुटखे के आपने आपने देखा होगा कि टीवी में उसका प्रचार आता है बहुत ज़्यादा, या और भी आइटम्स का प्रचार आता है। तो जो ये लोग क्लेम करते हैं कि इससे ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा नहीं है, इसके बारे में एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जिसमें वो इस चीज़ को पास करे, इस चीज़ को पारित करे,
कि साहब ये ठीक है, या जो भी आप क्लेम करते हैं, मान लीजिए कोई एनर्जी ड्रिंक ही है, अब वो एनर्जी देता है कि नहीं देता है। अगर मान लीजिए कोई एक आदमी, कोई इंपॉर्टेंट आदमी आके बोल दिया कि साहब ये बहुत बड़ा एनर्जी देने वाला चीज़ है, उसको उस पर प्रचार कर रहा है, तो इसके एक मैकेनिज़्म वही हिसाब से उसी तरीके से होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले, और वो बॉडी जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो एजेंसी है, सरकारी एजेंसी, उसको एग्जामिन करे कि बात ठीक है या ठीक नहीं है, ऐसा है कि नहीं, क्योंकि प्रचार वही हो जो कि बिल्कुल सही है, ऐसा प्रचार नहीं जाना चाहिए। तो इसका एजुकेशन पर, इस तरह के रेगुलेशन पर, या फिर आपको कोई जो आपका आर्टिफिशियल सिस्टम करेंगे, AI सिस्टम करेंगे या डिजिटल सिस्टम करेंगे। अभी ऐसा ही पता सुनने में आ रहा है कि डिजिटल सिस्टम करके सरकार उस चीज़ को देखेगी कि कहाँ, जो मान लीजिए किस यूनिट का, किस फैक्ट्री में क्या लगा हुआ है, तो आप एक उसको कैमरा कर दी, रियल टाइम कैमरा, आपको पता है कि कैसे उसमें कितने देर वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसका मल्टीपल प्रॉम्प्ट अटैक ये होना चाहिए, यूज़ होना चाहिए। और मैं एक बारे में बहुत सीरियस हूँ मैं कि कोई भी प्रचार, चाहे इसका हो, पान मसाला का हो, गुटखा हो या किसी भी आइटम का हो, ये ज़रूर होना चाहिए कि वो जो बात क्लेम कर रहे हैं वो बात सच है कि नहीं। इसके मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि इस तरह का एक रेगुलेशन या इस तरह बॉडी बनाए जो कि उनके प्रचार को देखें, उनके ब्लूप्रिंट को देखें, और वो जब क्लियर करें उसके बाद ही उसका प्रचार हो। ठीक है, तो एक तरह से लॉन्ग टर्म जो पब्लिक अवेयरनेस है, अगर हम उसकी बात करें, और बहुत सारी चीज़ें जो अभी संजय जी भी कह रहे हैं, डॉक्टर अग्रवाल, या फिर एक तरह से शॉर्ट टर्म रेवेन्यू को लेकर हम फ़ायदा समझें, दोनों के बीच कैसे बैलेंस को समझा जाए, एक बड़ा विजन कैसे देखा जाए इसके अंदर? देखिए, बड़ा विजन समझना है, थोड़ा सा हम इसके बाहर ले चलते हैं आप जी जी। और नारकोटिक्स एक हमारे कंट्री में एक बहुत महीने से एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था, और ये सरकार उसके पीछे पड़ गई। वहां पर कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है, वहां पर कोई टैक्स रियलाइजेशन की आवश्यकता नहीं, रेवेन्यू की आवश्यकता नहीं है। वो गलत है तो गलत है, और वो प्रतिबंधित है तो प्रतिबंधित है। या इसी तरह से जो दुनिया भर के क्लब बने हुए थे या इस तरह की पार्टीज होती थी, अगर आप देखेंगे तो पिछले कई वर्षों से सरकार ने उनकी कमर तोड़ने का काम किया है। तो सरकार कतई नहीं चाहती है कि इस तरह के आइटम जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, समाज के लिए उपयोगी नहीं है, उनका प्रचार प्रसार हो। अवेयरनेस कैंपेन चल रहा, मैं कह रहा हूं स्टडी है, और स्टडीज को अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि उससे स्पष्ट होता है कि भारत में सिगरेट या तंबाकू का कंजम्पशन घटा है। वो शहरों में भी घटा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी घटा है। गुटखे का भी सेवन अगर आप देखेंगे तो घटा है। और एक बहुत छोटी सी बात जरूर है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जैसे सफाई अभियान जो प्रधानमंत्री जी ने किया, देखिए कैसे छोटी छोटी बातें एक बड़ा रूप ले लेती हैं। प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता अभियान आया, उस स्वच्छता अभियान में यह हुआ कि दफ्तरों में, दफ्तर के आसपास या सड़क पर आप थूकेंगे नहीं, गंदगी नहीं करेंगे। और ज्यादातर आप देखिए छोटे गांव से लेकर, कस्बों से लेकर के मेट्रो सिटीज तक क्या होता था, दीवारें लाल रंग से रंगी रहती थी। आप कितना भी उसको साफ सफाई कर दीजिए, लेकिन अवेयरनेस के कारण और लोगों में जागरूकता और इसके आने के कारण आप देखिए तो पीक के निशान अब आपको दफ्तरों में नहीं दिखते। बड़े शहरों चाहे छोटे हो, बहुत कम हुआ। यह दिखाता है कि लोगों ने अपने कंजम्पशन को कंट्रोल करना शुरू किया। तो ये एक तरफा खाली टैक्स को बढ़ाने से नहीं होगा, उस टैक्स को बढ़ाने के साथ साथ जागरूकता और लोगों में दूसरे प्रकार के जो है उसमें बातें शामिल करना, उनके कारण इसका एक व्यापक असर आता है। लेकिन फिर मैं कहूंगा जो टैक्स की रणनीति बनाई है केंद्र सरकार ने, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें आप देखिए एक और महत्वपूर्ण क्या है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी पे बनाया है, मशीनरी को लेके बनाया है। तो लोगों ने सोचा ये कि जो हैंडमेड आइटम है हम उधर ले जाकर के इसको शिफ्ट कर लेंगे। उसका भी प्रोविजन इस बिल में है कि अगर हैंडमेड है या ब्लेंडिंग है, दोनों तरह के सिस्टम यूज हो रहे हैं, तो उन दोनों का उपयोग देखते हुए उनकी कैपेसिटी निर्धारित की जाएगी। तो यानी कि प्रयास तो यह है पूरा कि कहीं से लीकेज न रहने पाए। जो लीकेज पहले था उन अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इसमें लीकेज न रखा जाए। कहने का मतलब इसमें जो उद्देश्य है कि बहुत ज्यादा प्रोड्यूसर्स इसमें एंट्री ना लें। आप बात समझिए, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो तो ठीक है, उनको पता है सिस्टम। जो नए लोग आकर्षित हो रहे थे बहुत फफूंदिक तरह, वो इसमें ना आए। यानी कि कहीं ना कहीं सप्लाई को कंट्रोल करने की बात है। लेकिन जब तक इसका उद्देश्य ये प्रोडक्शन हो रहा है,
उससे जो रेवेन्यू आएगा उस रेवेन्यू को सार्थक रूप से हम कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सेस है, सेस के आधार पर ऑलरेडी सरकार ने इसको सिन गुड्स में 22 जनवरी से शामिल कर रखा है। तभी अब ये 40%, अभी 28% प्लस कंपनसेटरी सेस था, उसकी जगह अब ये 40% वाले में चला जाएगा सिन गुड्स में, यानी कि जो नुकसानदेह आइटम है उसमें ये शामिल हो जाएगा 40% वाले जीएसटी में। प्लस उसके ऊपर जो सेस लगेगा उस सेस को, जीएसटी तो देखिए जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वैसे होगा, लेकिन जो सेस रहेगा वो सेस पूरी तरह से केंद्र सरकार को जाएगा और केंद्र सरकार उसको हेल्थ पर और नेशनल सिक्योरिटी पर उसको खर्च करेगी। और इस सेस को फर्दर कैसे डबल तक ले जाने की बात है, अगर आवश्यकता पड़े इस बिल में यह भी बात चर्चा का विषय है कि हम डबल भी कर सकते हैं जब चाहे, मतलब वहां तक हम जा सकते हैं जो अभी है रेवेन्यू न्यूट्रल की जगह हम इसको और बढ़ा सकते हैं। यानी कि केंद्र सरकार ये चीज सामने रख करके चल रही है कि आवश्यकता पड़ने पर हम इसको और नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे यदि आप नहीं मानेंगे तो। ठीक है। अगर मणिपुर से संबंधित जो बिल है संजय जी, उसकी अगर बात करें थोड़ा, तो मणिपुर जीएसटी अमेंडमेंट का उद्देश्य स्टेट जीएसटी ढांचे को केंद्र के अनुरूप बनाना है। कैसे समझे, क्या ये छोटे राज्यों के लिए फिस्कल प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ाएगा या जीएसटी प्रणाली लगातार ज्यादा केंद्रीकृत होती दिख रही है? देखिए, जीएसटी को लाने में जो मेजर रोल था सेंट्रल गवर्नमेंट का ही था। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए शुरू से कोशिश कर रही थी, उसको ले आए हम, और इसकी ट्रेनिंग बहुत पहले से चल रही। जीएसटी आने के बहुत पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और ख़ास करके जो हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, जिससे मैं जिससे बिलोंग करता हूँ, जिस डिपार्टमेंट से, वहाँ चल रहा था। तो आज भी जो जीएसटी में कार्य हो रहा है उसमें एक मेजर रोल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, चाहे वो जीएसटीएन हो या जीएसटी सिस्टम हो या जो नोटिफिकेशंस लाते हैं। तो मणिपुर का में भी कुछ जो प्रॉब्लम्स है उसको हम यही कोशिश करना है कि वो सेंटर के ढांचे पे चले। तो यही सरकार की मंशा है ताकि वो चीज़ भी एक सुचारू रूप से, सरल रूप से काम हो सके। ठीक है। और डॉक्टर अग्रवाल, आपकी नज़र में मणिपुर जीएसटी अमेंडमेंट का बड़ा उद्देश्य राज्य के जीएसटी नियमों को केंद्र की जो यूनिफॉर्मिटी है उसके साथ अलाइन करना बताया गया है। तो छोटे राज्यों के लिए ऐसे जीएसटी अमेंडमेंट्स का जो फिस्कल इम्पैक्ट है वो क्या होता है? कैसे रेवेन्यू प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती है आपकी नज़र में, या सेंट्रलाइजेशन बढ़ने का जोखिम होता है? आप इसे कैसे बताएंगे? देखिए, जिस प्रकार का जीएसटी का नेचर है, मुझे नहीं लगता कि छोटे राज्यों का इसमें नुकसान होगा, क्योंकि जो छोटे राज्य हैं ज्यादातर अल्टीमेटली उपभोग वाले राज्य हैं। मणिपुर आप देखिए तो प्रोड्यूसर स्टेट की कैटेगरी में नहीं आता है, ये उपभोक्ता स्टेट के रूप में ज्यादा जाना जाता है। तो जीएसटी की विशेषता है कि जो एंड यूजर है, यानी कि जो उपभोग कर रहे हैं अल्टीमेटली, उन राज्यों को फायदा होता है। तो मणिपुर को इसमें जहां तक रेवेन्यू की बात है, रेवेन्यू में उसको कुछ ना कुछ फायदा ही होने की उम्मीद है। और एक रूपता लाने के लिए जीएसटी लाया गया था, तत्कालीन परिस्थिति में संभव नहीं था मणिपुर के लिए। तो ऐसे मुझे लगता है कि जब वहां के लिए लाया गया तो ये निश्चित तौर पर मणिपुर को भी नेशनल इंटीग्रेशन का काम करेगा। क्योंकि देखिए, ओवरऑल अगर हम देखते हैं मोदी सरकार को, तो उसने एक नेशनल इंटीग्रेशन या यूं कह लीजिए सारे राज्यों को बराबरी के स्तर पर लाने का काम किया, और यही कारण है आज पूर्वोत्तर विकास की एक नई गाथा लिख रहा है। तो ऐसे में जीएसटी बाधक ना बने, क्योंकि और राज्यों से उसका कनेक्ट वीक ना हो, खासतौर पर व्यापार में, उद्योग में, जो और उसको भी और आगे पनपने का मौका मिले जैसे और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को मिल रहा है। तो मुझे लगता है मणिपुर के ये फेवर में ही जाएगा। ठीक है। और इसे भी थोड़ा सा समझाइए डॉक्टर अग्रवाल, जीएसटी और एक्साइज दो अलग फ्रेमवर्क्स, अलग आईटी सिस्टम, रजिस्ट्रेशंस और अकाउंटिंग। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इसे स्मूथली संभाल पाएंगे, या फिर कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं डुप्लीकेशन, कंफ्यूजन को लेकर? कुछ चैलेंजेस भी हैं क्या इसमें? मुझे लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि मुद्दा सेस का है, तो सेस वाला कंपोनेंट उधर शिफ्ट होगा। जीएसटी वाला जो 40% का कॉन्सेप्ट है, तो 28 से 40% पर ये शिफ्ट हो रहा है। जब 40% पर शिफ्ट हो गया तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग द स्टेट्स, जो उस रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चैलेंज नहीं। जैसे कोई अभी रिटर्न फाइल कर रहा है, दुकानदार हो चाहे व्यापारी हो, वो कर रहे हैं तो वो अभी भी वैसे ही करेंगे, तो उसमें कोई चैलेंज नहीं। अब इसको चूंकि मैन्युफैक्चरिंग के उसमें कॉन्सेप्ट में ला करके हम एक्साइज में ला रहे हैं,
और एक्साइज में लाने का एक उद्देश्य है। अगर हम एक्साइज में लेके आ रहे हैं, केंद्रीय एक्साइज में लेकर के आ रहे हैं, तो वो केंद्र सरकार के अधीन हो जाएगा। अगर जीएसटी में रहता है तो वो राज्यों के बीच बंटवारे का एक मुद्दा बनता है। तो वहां पर जब ला रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार का मिसमैच होगा। बहुत मेजर इसमें कह सकते हैं विचलन की या गैप की संभावना मुझे नजर नहीं आती। जहां तक अकाउंटिंग की बात है और जिस प्रकार से मॉनिटरिंग और रेगुलेशन की बात हो रही है ऑनलाइन, तो मुझे लगता है कि एक ये बेहतर आप समझ सकते हैं कि एक बेहतर मॉडल और बेहतर अल्टरनेटिव दे पाएगा, तो ये और बेहतर रहेगा। ठीक है, ठीक है। और आखिर में अगर हम चर्चा का समय बहुत कम बचा है, संजय जी, अगर तीनों बिल के कुल प्रभाव को अब आखिर में जाते जाते समझें तो रेवेन्यू, पब्लिक हेल्थ, फेडरल बैलेंस और कंप्लायंस बर्डन चारों पर पड़ने वाला है, तो आपके हिसाब से कौन सा एक सेफ गार्ड अनिवार्य होना चाहिए ताकि ये बिल इफेक्टिव भी रहें और इक्विटेबल भी रहें? देखिए, मैं तो रेवेन्यू का आदमी हूँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आदमी हूँ, तो मुझे तो ये लगता है कि जो हमारी एंटी इवेजन मशीनरी है या डिजिटल मशीनरी है जी, वो सशक्त होना चाहिए, क्योंकि कंप्लायंस करने का जो कल्चर है कि हम रेवेन्यू कंप्लायंस करेंगे या जितनी रेवेन्यू होती है, राहुल समहाउ हमारे देश में थोड़ा सा वो वीक है थोड़ा सा। तो एंटी इवेजन में आज भी जो जीएसटी में भी जो केसेस बने हैं, मैक्सिमम केसेस बने हैं, वो हमारे जो यूनिट्स जो विंग है, डीजीसीआई बोलते हैं, जीएसटी आज की तारीख बोलते हैं, तो वो लोग इसको करते हैं। तो और उसमें वो आईटीसी में बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते थे, तो आईटीसी में फ्रॉड्स में जाके के वो पीछे का ऐसा सॉफ्टवेयर से उन्होंने पीछे से देखते थे कि क्या विषय रहेगा, किसने दिया या किसने नहीं दिया, इस तरह की बातें वो देखते थे। उस हिसाब से वो लोग अपना पकड़ते थे लोगों को जो लोग आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो एंटी इवेजन मशीनरी जो है, ख़ास करके एक तो जो प्रोपेगेंडा है, पब्लिसिटी है और लोगों को बताना कि भाई पे टैक्स एंड रिलैक्स, एक तो ये बात है, इसका प्रचार अच्छा होना चाहिए, होता भी है, लोग समझते भी हैं और यंग जनरेशन इस बात को समझती है। और दूसरा ये है कि एंटी इवेजन मशीनरी को हमें स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अब ये जैसे यहाँ पर प्रोडक्शन पे बेसिस पर टैक्स हम लेंगे, इसमें पान मसाला पे या दूसरे आइटम्स भी आएंगे, और इसमें धीरे धीरे आपके सिगरेट्स और टोबैको भी आएंगे। अभी तो पान मसाला की बात है, लेकिन दूसरे आइटम्स भी आएंगे, सरकार उसको जो गवर्नमेंट एग्जेट से नोटिफाई करेगी वो भी आएंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम एंटी इवेजन सिस्टम को हमें स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, ठीक है, उसको और सशक्त करना पड़ेगा। बिल्कुल संजय जी, और इसी के साथ चर्चा का जो समय वो यहीं पूरा हुआ है। संजय जी, आपका, डॉक्टर अग्रवाल, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज की चर्चा से एक बात साफ है कि ये तीनों जो बिल है वो सिर्फ टैक्स रेट या संशोधन का मामला भर नहीं है, ये भारत की पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटीज, रेवेन्यू प्लानिंग और फेडरल कोऑर्डिनेशन को एक साथ शेप करने के लिए लेकर कहीं ना कहीं लाए गए हैं। एक तरह से एक्साइज रीस्ट्रक्चरिंग से ये चुनौती है कि रेवेन्यू कंटिन्यूटी बनी रहे, लेकिन इलीगल ट्रेड और कंप्लायंस बर्डन जैसे जोखिमों को भी समझदारी से संभालना होगा, जिसकी लगातार कोशिश सरकार कर रही है। हेल्थ सेस का उद्देश्य बेहद सकारात्मक है, लेकिन उसकी सफलता तभी संभव है जब उसका उपयोग स्पष्ट मेजरेबल हेल्थ प्रोग्राम्स में भी नजर आए। एक तरह से जीएसटी अमेंडमेंट से भी ये सामने आया है कि राज्य और केंद्र के बीच जो फिस्कल कोऑर्डिनेशन है उसे लगातार मजबूत, पारदर्शी और बैलेंस बनाए रखना जरूरी है, और इसी दिशा में सरकार लगातार अपने प्रयासों को बढ़ा भी रही है। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।